नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अयोध्या में राम की पैड़ी पर योग गुरु बाबा रामदेव से खास बात की एग्जीक्यूटिव एडिटर आनंद नरसिम्हन ने। आइए देखते हैं राम मंदिर के शिलान्यास से एक दिन पहले क्या कहा बाबा रामदेव ने। नेटवर्क पर अब स्वामी रामदेव हमारे साथ है। राम की पैड़ी पर भूमि पूजन के एक दिन पहले और कुछ ही घंटे रह गए हैं, निमित्त मात्र रह गए हैं, पर बाबा जी अगर आपके पीछे देखें तो बहुत दीपोत्सव की तैयारी है। ये राम की पैड़ी है, इसका स्वरूप बदल चुका है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये क्षण ऐतिहासिक हैं और इस समय भारत सहित पूरी दुनिया में करीब 750 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं उनका सौभाग्य है कि उनकी आंखों के सामने कोई प्रत्यक्ष यहां श्री अयोध्या जी आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। जो आ गए उनका परम सौभाग्य है, जो अपने घरों में है उनका सौभाग्य। और दुनिया के किसी भी कोने में विज्ञान ने सारी दुनिया अब हटा दी है, मिटा दी है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी आंखों के सामने भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और इसका बहुत जल्दी ही 3 साल के अंदर अंदर उद्घाटन भी होगा और ये क्रम जारी रहेगा। मैं तो चाहता हूं अयोध्या में श्री राम मंदिर ऐसा बने कि इसके सामने वेटिकन सिटी फीका पड़ जाए, इसके सामने मक्का मदीना फीका पड़ जाए और दुनिया में जितने भी धर्म स्थान हैं, मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूं। उससे जब दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, धर्म वो हमारा सनातन धर्म है, तो उसका मंदिर वह उसका एक प्रतीक है। बाकी राम तो हमारा चरित्र है, हमारी मर्यादा है, हमारी जीवन का आचरण है। वो एक आदर्श पति हैं, आदर्श पुत्र हैं, वो आदर्श राजा हैं। वो मानव में महामानव है, नरों में वो नारायण हैं, पुरुषों में वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। इसलिए यहां अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ निर्माण का, सृजन का जो सिलसिला है वो थमेगा नहीं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन अयोध्या होगी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, योग, अध्यात्म, इस सब का डेस्टिनेशन सबसे बड़ा दुनिया का वो अयोध्या बने। तो ये सृजन, ये निर्माण, ये विकास की श्रृंखला, ये अयोध्या का एक जो इतिहास दोबारा से यहां करवट ले रहा है, ये सिलसिला ये 2-3 साल में थमने वाला नहीं है। और पूरे राष्ट्र से मैं आह्वान करता हूं कि राम मंदिर तक ये बात, ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। पूरे अयोध्या का और इसके साथ साथ देश का ऐसा विकास हो कि सारी दुनिया अयोध्या की ओर देखे, सारी दुनिया भारत की ओर देखे। ऐसा परम वैभवशाली भारत बनाए और राम जैसा राष्ट्र, राम जैसा चरित्र, कि एक है राम का मंदिर, एक है राम जैसा राष्ट्र का चरित्र, वो राम राज्य, वो भी साथ साथ आए। उसके लिए हमें एक लंबा संघर्ष और तप करना है और उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। मैं अपने जीवन के शेष 50 वर्ष राम मंदिर बनाने के साथ साथ राम राज्य इस राष्ट्र में लाने के लिए लगाऊंगा, ये मेरा संकल्प। राम राज्य का अर्थात सबको बताइए। राम राज्य का मतलब क्या है और क्यों? राम राज्य का अर्थ है जहां किसी भी प्रकार का दुख ना हो, जहां दरिद्रता ना हो, जहां पर कोई असमानता ना हो। राम कौशल्या के भी, अयोध्या के भी हैं, लेकिन वो अहिल्या के भी राम हैं, वो भेलनी के भी राम है, वो आदिवासी वनवासियों के भी राम है। तो जहां पर कोई असमानता ना हो, कोई भेदभाव ना हो, नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, नो एनी जस्टिस, नो पॉवर्टी, नो इलिटरेसी, माने किसी भी प्रकार की भूख, अभाव, अशिक्षा, अन्याय, शोषण, इस सब से मुक्त, जहां सब प्रकार की दिव्यता हो, सब प्रकार की भव्यता हो, जीवन में सच्चरित्रता, पवित्रता की, शुचिता की पराकाष्ठा हो, सब में अहिंसा हो, बैर ना हो, विरोध ना हो, कोई प्रतिशोध ना हो। राम वन से वापस आकर के लौटते हैं तो महल में नहीं जाते, कहीं के पास जाते हैं। तो माने राम का जो पूरा चरित्र है ना, वो है राम राज्य। तो इस चरित्र को अपनाने के लिए सबसे पहले तो राम को अपनाना होगा।
कहते हैं रोम रोम में राम, कण कण में राम, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तततुल्यम राम नाम वरानने। ऐसा ही शिव जी ने पार्वती को कहा था, स्कंद पुराण में लिखा है। पर ये आज की इस युवा पीढ़ी में और इस पीढ़ी में जो राम को नहीं मानते, जिन्होंने कुछ ऐसे एफिडेविट दिए जिन्होंने कहा कि राम तो है ही नहीं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखो, न्यूज 18 नेटवर्क पूरे देश में देखा जाता है। मैं 2-3 बड़ी बातें कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं राम का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दो। चलो, अब तो मंदिर बन रहा है तो ये 50,000, 1 लाख, 2 लाख सालों तक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी रहेगा। लेकिन पहले हम राम को जीते थे, वो हमारा चरित्र थे। हमने मात्र पाषाण प्रतिमाएं की पूजा नहीं की है। हमने कहा है हम चित्र नहीं, हम चरित्र के उपासक हैं। हम व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व के उपासक हैं। तो राम को हमने चरित्र में जिया, राम के तप को, त्याग को, उनकी मर्यादा को, उसको हमने अपने जीवन में जिया। दूसरी बात, जो कहते हैं राम का एविडेंस दो, भाई पूरी दुनिया में कोई कहते हैं कि रामायण और महाभारत ये तो एक उपन्यास है जी, एक काव्य है, महाकाव्य है, काव्य पुरुष हैं और काल्पनिक पुरुष हैं। काल्पनिक पुरुष है जी, काव्य पुरुष और काल्पनिक पुरुष, ऐसा बोल देते हैं। कोई दुनिया का एक राष्ट्र बता दो, अरे राष्ट्र की तो बात छोड़ो, कोई उसका एक स्टेट बता दो, स्टेट की बात छोड़ो, कोई एक डिस्ट्रिक्ट बता दो, कोई एक गांव बता दो, जहां पर हजारों सालों से लोगों के नाम, उनके गुण, कर्म, स्वभाव, उनके पर्व, त्योहार, उनके चरित्र, उनके चाल चलन, उनकी जीवन पद्धतियां, माने सब कुछ किसी नाटक के आधार पर चलता हो। तो राम नाटक नहीं है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले को लेकर हाईकोर्ट में 13 अगस्त को सुनवाई होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 13 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। सभी याचिकाओं पर एक साथ हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। भंवरलाल शर्मा की याचिका पर भी सुनवाई हुई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 13 अगस्त को विधायकों के खरीद फरोख्त मामले को लेकर सुनवाई होनी है। साथ ही आपको बता दें कि एसओजी ने राजद्रोह की धाराएं जो हैं वो हटा ली हैं। यह बड़ी खबर, एसओजी ने राजद्रोह की धाराएं हटाई हैं। एफआईआर संख्या 4748/2020 से ये धाराएं हटा ली गई हैं। एसओजी ने एसीबी मुख्यालय को पत्रावलियां भेज दी हैं। अब एसीबी दोनों ही एफआईआर की जांच करेगी। तो ये बड़ी खबर, एसओजी मुख्यालय ने इसको लेकर सूचना भी जारी कर दी है। तो जो 2 एफआईआर हैं 4748/2020 के, उसमें जो धाराएं लगाई गई थी राजद्रोह की, उसे हटा लिया गया है। और अब इन दोनों ही एफआईआर की जांच जो है वो एसीबी करेगी, क्योंकि इसकी जो पत्रावलियां हैं वो एसीबी को भेज दी गई हैं। एसओजी ने एसीबी को ये पत्रावलियां भेज दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर कल मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई करेगी। बीएसपी और मदन दिलावर की अपील पर जो याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई कल होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की, बीएसपी और मदन दिलावर जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनकी याचिका पर कल सुनवाई होनी है। एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई है। तो यह बड़ी खबर, जो 6 बसपा के विधायक हैं जो कि कांग्रेस में अब हैं, उसको लेकर के जो याचिकाएं लगाई गई हैं बीएसपी की तरफ से और साथ ही साथ मदन दिलावर की तरफ से, उस पर सुनवाई कल होगी। जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी के बीच राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज न्यूज 18 से खास बातचीत में सरकार के पास पूर्ण बहुमत होने की बात कही है। हरीश चौधरी से खास बात की हमारे संवाददाता सिकंदर शेख ने। देश की सियासत की राजधानी बन रही है जैसलमेर और पिछले 5 दिनों से यहां पर पूरा प्रदेश की सरकार है वो जैसलमेर में है। हमारे साथ हैं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जिनसे हम बात करेंगे। खास बातचीत में ये हमें ये बताएं कि यहां आने की क्या आवश्यकता रही, बाड़ेबंदी का ये जो दूसरा जो चरण इन्होंने जैसलमेर में शुरू किया, और क्या स्थिति है कांग्रेस की अब? किसी प्रकार की बाड़ेबंदी नहीं है। ये शब्द की खोज जो अज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने ये कर रखी है। हमने स्वतः ही विधायक और मंत्रियों ने तय किया
कि जो मुकाबला करना है हम लोगों को, जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं रखने वाली ताकतों में, इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि हमको एकजुट एक जगह रहकर और हम लोगों को उनको मुकाबला करना है। विधायकों ने और मंत्रियों ने हमने निवेदन किया हमारी पार्टी से कि हमारे लिए ये व्यवस्था करें, और आज पार्टी ये व्यवस्था कर रही है और सामूहिक तौर पर स्वेच्छा हम लोग यहाँ बैठे। सर, मुकाबला जब परायों से हो तो देखा जाता है, लेकिन घर से ही मुकाबला चल रहा है आपका, उस पर क्या कहेंगे? अगर कोई घर के व्यक्ति हुई तो घर की व्यवस्थाओं पर उनको विश्वास रखना चाहिए। कहाँ मानते हैं फिर आप उनको? किनको? जो आपके घर के हैं, जो भी हमारे घर के हैं उनको ऊपर हमारी जो व्यवस्था है उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। और यहाँ जो लोकतांत्रिक ढंग से फैसले होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी यहीं होंगे। सर, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ये जो दूसरा चरण है, जो बाड़ेबंदी जैसे आप करें कि उन लोगों की बात है, तो आप यहाँ जैसलमेर पहुँचे हैं, पहले जयपुर में थे, सारा जो सरकार है वो यहाँ जैसलमेर में बैठी है, 2-2 होटलों में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं, कोई डर है क्या आपको लगता है? जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, आज इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जयपुर में बैठकर अपना कार्य कर रहे हैं, रघु मीणा जी वहाँ कार्य कर रहे हैं, प्रताप सिंह जी खाचेरेवास वहाँ कार्य कर रहे हैं, प्रसादी लाल जी मीणा वहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे शब्द का ज्ञान कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता। तो सर, कहाँ आवश्यकता पड़ी फिर आपको जैसलमेर आने की? ये तो हम लोगों ने आपस के अंदर तय किया है, विधायकों ने तय किया है कि हमको एक जगह एक स्थान पर रहकर ही हम लोगों को उनका मुकाबला करना पड़ेगा। तो जैसलमेर ही का चुनाव क्यों किया गया? जैसलमेर का क्यों? इससे पवित्र और जगह कहाँ मिलेगी जब हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आएंगे। जैसलमेर का इतिहास उठाकर देखो। अपने सहयोगी सिकंदर शेख, न्यूज़ 18 जैसलमेर। शहीदों के सम्मान में जिम्मेदार कोई कोर कसर नहीं छोड़ने का दावा करते हैं, लेकिन झुंझुनू के कोलिंडा गांव के जांबाज मोहसिन की पार्थिव देह जब उनके पैतृक गांव पहुंची तो प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था, और तो और प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम विदाई भी नहीं दी गई। जिला प्रशासन की ओर से शहीद को पुष्प चक्र भी नहीं चढ़ाया गया, जिसके चलते परिजनों के साथ इलाके के लोगों में गहरी नाराजगी है। आपको बता दें कि मोहसिन कश्मीर के नौशेरा में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए। बड़ी बात है कि इस अकेले परिवार से आज के दिन 11 फौजी हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव की कैसी परंपराएं हैं। जहां तक मोहसिन खान का सवाल है, उसके भाई भी कश्मीर में उसी इंसर्जेंसी में ड्यूटी पे तैनात थे, जो अपने छोटे भाई की लाश अपने कंधों पर लेकर के यहाँ पहुंचे। पूरा हिंदुस्तान बलिदान का दिन बकरीद मना रहा था, वो भी शहादत का दिन है मना रहा था। उस रोज एक सैनिक अपने पुत्र के जनाजे को कंधे पे लेकर के कब्रिस्तान जा रहा था, और एक भाई नौशेरा सेक्टर से मोहसिन खान जैसे शेर को लेकर के आया। लेकिन अफसोस इस बात का कि राजस्थान की सरकार और झुंझुनू जिले का प्रशासन, कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। मेरे परिवार से आज के दिन भी 11 फौजी हमने देश सेवा के लिए दे रखे हैं। हमारा भतीजा मोहसिन खान देश के लिए कुर्बान हुआ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं मरुधरा में कोरोना अपडेट पर। मरुधरा में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार बनी हुई है। आज भी 551 नए पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आए हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है वो अब 46,106 तक पहुंच गया है। 727 लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 46,106 में से 32,157 जो हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है और 30,568 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज 106 केस रिकवर हुए, 107 लोग आज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में इस वक्त 13,222 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। 15,84,000 से ज्यादा सैंपलिंग प्रदेश भर में हो चुकी है। यह ओवरऑल स्थिति है प्रदेश की। वहीं जिलेवार स्थिति भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों में अभी तक कितने मामले सामने आए हैं।
अब बात करते हैं प्रदेश के 7 संभागों की, जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ आपको दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 46,000 को पार कर गई है। राजस्थान में कोरोना की संख्या 46,106 हो गई है। जयपुर में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 5,841 हो गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक 727 मौतें हो चुकी है। उदयपुर की अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो एक बार फिर आज उदयपुर में 22 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1419 हो गई है। आज 1400 का आंकड़ा भी उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों ने पाया। भरतपुर में कोरोना की बात करें तो 35 मामले सामने आने के बाद में अब जिले में 2692 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। वहीं 2211 पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जिन्हें छुट्टी दे दी गई है और वे अपने घरों। बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में भी कोरोना का कहर साफ देखा जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये कहर बढ़ता ही जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज अभी तक 19 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव के चलते। जी देखिए, कोटा में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी के चलते 2 दिन का लॉकडाउन भी कोटा में किया गया है। आज और कल जो है कोटा में लॉकडाउन है। ऐसे में जिला प्रशासन की टीमें, तमाम पुलिस के जवान जो है सभी चौराहों पर खड़े हुए नजर आए और लॉकडाउन की मुस्तैदी से पालना के लिए। देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। आज 55 नए मरीज निकलकर सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2172 तक पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 1517 मरीज ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं आज 3 नए मरीजों की मौत हुई है जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित थे, जिसमें से एक केकड़ी के और एक ब्यावर निवासी बुजुर्ग है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।